नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर मानव भूगोल जो है हमारी, उसका चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सत्र में। और फिर हमने शुरू किया था चैप्टर 5, उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ने के बाद आज हम सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्राथमिक व्यवसाय। यानी मानव जन्म से लेकर जब मानव की पहली पीढ़ी आई थी, जब आदि मानव यहाँ आया था या फिर पहला मानव जिस दिन इस पृथ्वी पर आया था, उसने क्या काम शुरू किया था, वो जो शुरू में काम चले वो सारे प्राथमिक व्यवसाय थे। उसके बाद हमने चर्चा की पिछले लेक्चर में कि उसके बाद द्वितीयक व्यवसाय जो है वो विनिर्माण को प्रदर्शित करता है, फिर सेवा सेक्टर को तृतीयक व्यवसाय, और फिर जज जो वकील वगैरह है उनको फोर्थ वाला व्यवसाय हमें समझाने का प्रयास करता है। लेकिन प्राथमिक व्यवसाय में सारी चीज़ों को देखने के बाद आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो वास्तव में हमारे एग्जाम की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो ये दूसरा लेक्चर हमारा जो है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे चलवासी पशुचारण, यानी चलवासी पशुचारण क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि चलवासी पशु कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारण का क्षेत्र कौन सा है। यानी मैं आपको यह बता रहा हूं कि चलवासी पशुचारण पशु सारे ही चलते हैं, लेकिन पशुधन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है चलवासी पशुचारण, एक होता है वाणिज्यिक पशुधन। चलवासी पशुधन जो होता है उसमें मानव अलग तरह से पशुओं का रखरखाव करता है, उन्हें अलग नजर से या अलग तरीके से जीवन निर्वाह की दृष्टि से पालन पोषण करता है। और एक पशुचारण जो होता है जिसमें मानव व्यवसाय की दृष्टि से या फिर इकोनॉमी को बढ़ाने की दृष्टि से वाणिज्यिक पशुधन किया करता है। ये दो प्रकार के पशुधन होते हैं। तो आज हम चलवासी पशुचारण की बात करेंगे। उसके अलावा चलवासी पशु कौन कौन से हम बात करेंगे। चलवासी पशुचारण क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे चलवासी पशु होते कौन कौन से और किस क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ये तीनों चीजें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना समय गवाए। फर्स्ट वाला लेक्चर जिसको समझ में आ रखा है उसको ही ये समझ में आएगा, ये इस लेक्चर की पहली शर्त है। इसलिए फर्स्ट वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ उसको देख के आओ, फिर इसको देखना आना, ठीक है। क्योंकि ये प्राथमिक व्यवसाय जो है उससे रिलेटेड टॉपिक है पूरा ही, और जिसको प्राथमिक व्यवसाय का बेसिक इंट्रोडक्शन आता है वो इसको समझ पाएगा। उसके अलावा द्वितीयक व्यवसाय को जब हम पढ़ेंगे उसको पहला ये 5वां चैप्टर जो है, या जिसे हम प्राथमिक व्यवसाय कह सकते हैं, ये जिसको क्लियर समझ में आ रखा है उसी को फिर आगे का ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो शुरू कर रहे हैं इसको और पढ़ रहे हैं एक एक चीज को। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पशुचारण होता क्या है। मैं एक बेसिक सी छोटी सी बात बताऊं। पशुचारण का मतलब है व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए, कौन? व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए, व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है? पशु के साथ मिलकर या पशु से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। क्या लिख रहे हैं हम? व्यक्ति ने अपना जीवन जीने के लिए या जीवन निर्वाह कह सकते हैं इसको, या जीवन निर्वाह के लिए पशु पर निर्भर। किस पर निर्भर? पशु पर निर्भर क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुचारण। पशु को मानव इसलिए चरा रहा है ताकि उसका जीवन निर्वाह हो जाए। व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए पशु पर निर्भर रहता है, उसको हम कहते हैं पशुचारण। कैसे रहता है? उसको खाना खाना है तो भी वो किस पर निर्भर रहेगा? पशु पर निर्भर रहेगा। पशु का वो आखेट करता है, उसको वस्त्र चाहिए तो भी वो किस पर निर्भर रहेगा? अब खाना पशु से कैसे खाएगा? मानो आपको पता है प्राथमिक व्यवसाय में वो काम आ जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में हमने देखे कि वो सारी चीज आ जाती है, जैसे संग्रहण करना, यानी हर चीज का संग्रहण कर रहे हैं। फल है, फूल है,
पत्तियां हैं, सब चीजों का संग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा आखेट मानव शिकार कर रहा था, आखेट कर रहा था, मानव शिकार कर रहा था। किसका कर रहा था? पशु का कर रहा था, पालतू पक्षियों का कर रहा था, पालतू पशु का कर रहा था, पक्षियों का कर रहा था। जो जो चीजों का मानव शिकार करके उसे खाता था, मतलब खाना पे भी किस पे निर्भर था वो? पहले आखेट करता था, फिर उनको खाता था। किसको? पशु को खाता था। तो मानव किस पे निर्भर है? अब आप कह रहे हैं सर, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मानव पूरी तरह से पशु निर्भर है, इसीलिए उनका जो है वो उनको पालने का कार्य करता है, लेकिन सारे पशु को तो मानव नहीं पालता। मानव अगर कुत्ते को पाल रहा है पालतू पशु के रूप में, तो वो हिरण को नहीं पालेगा, क्योंकि उसे मारना है हिरण को वो खाएगा। तो पशु एक नहीं होता है, ढेर सारे कई प्रकार के होते हैं। इसलिए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मानव आखेट करता है, और आखेट से जो पशु मारे जाते हैं उसके द्वारा, उससे वो अपना भोजन यानी खाना तैयार करता है। तो निर्भर किस पे हुआ? पशु पे हुआ। ये कहलाता है पशुचारण। दूसरा, इससे कैसे समझे? वस्त्र से। अब किसी पशु को मानव ने मारा है, आकेट किया, उसका मांस मीट जो भी है उसने खाया, उसकी जो खाल होती है उसके वो कपड़े बनाता है। उसकी जो खाल होती है उससे अपना आवास भी बनाता है। क्या बनाता है? आवास, यानी उससे अपना घर बनाता है मानव, आवास स्थान बनाता है अपना अच्छा सा एक घर बना लेता है, आवास स्थान बना लेता है। उसके अंदर वो रहता है, झोंपड़ियां बनी रहती है, तंबू बने रहते हैं। एक प्रकार से चमड़ी जो होती है पशुओं की, मांस और मीट जो होता है उसको तो खा लेता है वो, चमड़ी जो होती है उससे क्या करता है? तंबू बना लेता है, वस्त्र बना लेता है, खुद जो पहनता है। ये सारी चीजें व्यापारिक स्तर तक पर धीरे धीरे जाने लग गए। तो ये सारी चीजें जो है मानव करता आया है, खाना, वस्त्र, आवास आदि के लिए। और इसके लिए वो कई हदों तक गुजर जाता था। कई बार उन पशुओं से, जैसे कि जिसके घर में बकरियां होती है, इसका मतलब वो सारी बकरियों को थोड़ी खाता है। उनके जो बच्चे होते हैं बकरियों के, उनको पाल पोसता है, फिर वो बकरे बनते हैं, फिर वो किसी को सेल आउट करता है, खुद दूसरा लेके आता है, या फिर उन्हीं में से एक बकरे को काटता है, जिसकी बलि चढ़ा देता है। ये तो हमने गाँव में, अक्सर शहरों में ये उदाहरण हमने देखे हैं कि जो बकरियों को पालते हैं, फिर बकरे उनमें से जो होते हैं, और जो बकरियों के बच्चे होते हैं उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर उनको एक दिन बलि चढ़ा देते हैं। इस प्रकार का जो व्यवसाय है पशुचारण है। कहीं ना कहीं ये दिमाग में अभी भी चल रहा होगा कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि पशुचारण में पशु को पाला जाता है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि डिपेंड ही उस पे ये पूरा उसका जीवन निर्वाह किस पे चल रहा है? पशुचारण पे। वो इसलिए चल रहा है कि उन्हीं में से कुछ पशु को वो खा लेता है, उन्हीं में से कुछ पशुओं को वो वस्त्र पहन लेता है, उन्हीं में से कुछ औजार भी बना लेता है। इनको मारने के लिए जो इनकी हड्डियां जो होती है, उससे वो उन हड्डियों को मारने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने के लिए जो पशुओं की जो हड्डियां होती है उनको औजार के रूप में भी काम में ले लेता है मानो, औजार के रूप में। औजार मतलब हथियार बना लेता है उससे। क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय में वही चीजें पढ़ रहे हैं। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज वाणिज्यिक बन गया, लगभग व्यापार के लिए बन गया। आज मानव पशु पर निर्भर दूध, दही, छाछ आदि के लिए रह सकता है, लेकिन आखेट के रूप में मानव आज पशु का प्रयोग पहले के बजाय कम कर रहा है। लेकिन यह कतई नहीं कह रहा हूं कि मैं खत्म हो गया। आज भी पशुचारण, चलवासी पशुचारण जो हम देख रहे हैं, चलवासी पशुचारण आज भी चल रहा है। ये सिर्फ पशुचारण है, पशु को चराना, लेकिन इसके आगे मैं चलवासी पशुचारण लगा दूं। क्या लगा दूं? चलवासी पशुचारण। तो ये सारी चीजें आ जाएगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। पशुचारण का मतलब तो पशु गोपाल नहीं होता है, लेकिन इसके आगे चलवासी पशुचारण लग गया तो ये हो जाएगा कि व्यक्ति पूरी तरह से पशु पर निर्भर है, और ये प्राथमिक व्यवसाय का पार्ट है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चर्चा और महत्वपूर्ण बात यह है, कभी कभी ये मानव अपने पशुओं को चराने के लिए और उनके भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, पशु की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, या पशु के पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कभी कभी ये पर्वतीय क्षेत्रों तक चला जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों तक चला जाता है। कभी कभी ये मैदानी भागों को पार कर जाता है। मानव इनके साथ चलता रहता है, इनका पालन पोषण भी करता है चलवासी पशुचारण में, और ये दूर दूर तक चला जाता है। ये होता है चलवासी पशुचारण। सिर्फ पशुचारण पूछूं मैं आपसे तो पशु का पालन करना पशुचारण है, लेकिन इसके आगे चलवासी लग गया तो अपना जीवन जीने के लिए मानव कई प्रकार की क्रियाएं करता है, पशु को पालता है, पोसता है, पशु से ही सारा जीवन निर्वाह करता है, और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो कई बार पर्वतों और मैदानों की तरफ भी चला जाता है। तो चलवासी पशुचारण कहलाता है। लेकिन वाणिज्यिक पशुधन जब हम अगला पढ़ेंगे, जब ये देखेंगे कि वाणिज्यिक पशुधन में मानव इसलिए व्यापार करता है कि पशु को बेच सके, उसके दूध को बेच सके, उसके दही को बेच सके, उसकी ऊन को बेच सके, उसकी हड्डियों को बेच सके, उसके नाखूनों को बेच सके, हाथी है तो दांत को बेच सके। तो ये सारी चीजें वाणिज्यिक में होती है, लेकिन ये चलवासी आएगा इससे आगे।
अब इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसे हम और अच्छे से समझ लेंगे। ये तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको। पहले मनुष्य सिर्फ आकेट पर निर्भर था। पहले मनुष्य सिर्फ किस पर निर्भर था? आखेट पर निर्भर था। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य क्या करता था? तीरंदाजी करता था, शिकार करता था। और राजा महाराजा जो है वो प्राथमिक व्यवसाय तो नहीं करते थे, वो खाने के लिए तो पशु पर निर्भर नहीं रहते थे प्राचीन समय में, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कई पशु को मार दिया करते थे राजा महाराजा। अपने जीवन निर्वाह के लिए तो वो कतई ही निर्भर नहीं थे पशु पे, क्योंकि उनके पास तो कोई कमी ही नहीं किसी चीज की। लेकिन पहले लूडो वगैरह हुआ नहीं करते थे, ड्रीम 11 की टीम बना नहीं सकते थे, टीवी सास बहू के सीरियल आते नहीं थे, तो फिर क्या करते थे राजा महाराजा? सुबह उठते राजकुमार और शिकार पे निकल जाते। हिरण को मारने में उन्हें आनंद आता था, शेर को मार देते थे। आपने देखा होगा राजा भरत ने शेर को पकड़ के उसके दांत गिन लिए, इसीलिए भारत देश का नाम भारत है। क्यों? कहाँ जरूरत पड़ गई शेर को पकड़ने की, कहाँ जरूरत पड़ गई उसके टीथ गिनने की? वो इसलिए वो शिकार करने गया था, शेर ने हमला कर दिया होगा। तो ये कहानियां कुछ इस तरह से ही जुड़ी हुई है। हम प्राउड फील करते हैं कि भरत जैसे लोग हमारे देश में हुए, जिनके नाम पे भारत है। लगभग 3-4 भरत हुए जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन बेसिकली अगर हम चर्चा करें तो आखेट जो था वो एक मनोरंजन का साधन था, उससे पहले जीवन निर्वाह का साधन था, और इसीलिए यहां पे आखेट का मतलब होता है शिकार। जब मनुष्य को लगा केवल आखेट से भरण पोषण नहीं हो सकता, यानी पशु को अगर मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, अगर आपका रजिस्टर उसमें से एक एक पेज रोज फाड़ते ही रहोगे तो रजिस्टर खत्म। अब आप कहेंगे रजिस्टर तो हम दूसरा लेके आएंगे, ये तो हम वापस ला सकते हैं कहीं से, लेकिन अगर पशु को मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, तो एक दिन पशु क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे लाडले। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए मानव ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही आकेट करता रहा, ऐसे ही प्राथमिक व्यवसाय को मजबूत करता रहा, तो आने वाले समय में पशु खत्म हो जाएंगे। और आने वाले समय में अगर पशु खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? कौन सोचने लगा? जो चलवासी पशु चारण कर रहा था वो मानव सोचने लगा। आकेट से भरण पोषण नहीं हो सकता है केवल, इसलिए उसने कालांतर में, यानी कुछ समय बाद, कालांतर का मतलब क्या है? कुछ समय बाद उसके दिमाग में क्लिक हुआ, उसकी मेमोरी रिवर्स दौड़ी और उसने कहा कालांतर में कुछ पशुओं का चयन किया उसने, कुछ पशुओं को उसने छांटा। कुत्ते को साइड में खड़ा कर दो, हाथी को साइड में खड़ा कर दो, हाथी पे बैठ के शिकार करूंगा, ताकि घोड़े पे बैठ के शिकार करूंगा, घोड़े पे बैठ के शिकार करूंगा, घोड़े का शिकार नहीं करूंगा, हाथी पे बैठ के शिकार करूंगा, हाथी का शिकार नहीं करूंगा, और किए गए शिकार को पकड़ने के लिए हेल्प करेगा, जो मेरी मदद करेगा, वो होगा डॉगी। आज तो जर्मन लेके आते हो, पहले इंडियन ही भागते थे इधर उधर। अब ये तो बड़ी विडंबना की बात है। गाय चराने में लोगों को शर्म आती है और कुत्ता घुमाने में अपने आप को प्राउड फील करते हैं। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, जिसको संजोने में काफी लोगों ने बहुत सहयोग किया है और जिसको बर्बाद करने में भी लोगों का सहयोग है। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि गाय, यानी जिस गौ माता को हम माता का रूप और माता का दर्जा देते हैं, उसको आपने कभी किसी व्यक्ति को यूं टहलाते हुए देखा कि थोड़ा घुमा लाऊं शाम के टाइम? नहीं। और डॉगी को कार के अंदर हर जगह। अब कुछ लोग कहेंगे सर गाय को कार में तो नहीं बिठा सकते ना, इसलिए उसको घुमाने नहीं ले जाते। तो मानव ने ही ठीक इस प्रकार से चयन किया कुछ पालतू का, और उन पालतों से अपना सहयोग लेता था, और उनमें से घोड़ा, हाथी, कुत्ते ऐसे चयन किए उसने। आजकल ये व्यापारिक स्तर तक किया जाता है। अब व्यापारिक स्तर, आजकल कुत्तों का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, आजकल व्यापारिक स्तर तक किया जाता है। पशुचारण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है चलवासी, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी पूरा टॉपिक है आगे। दूसरा होता है वाणिज्यिक पशुधन। चलवासी पशुचारण में तो मानव जो कुछ दिखता था उसका शिकार कर देता है, जो कुछ दिखता था पशु उसको खा लेता है, वस्त्र पर भी उस पर डिपेंड रहता है, खाने पे भी उस पर डिपेंड रहता है, आवास पे भी उस पर डिपेंड रहता है, औजार बनाने पे भी उस पर निर्भर है। लेकिन वाणिज्यिक पशुधन में ऐसा नहीं है। यहां से मानव को सिर्फ पैसा चाहिए, वो किसी और को सेल आउट करेगा, उसने अपना काम कर दिया। अब अगला कुछ करता है, वो विनिर्माण है, उसका काम है वो, लेकिन इसने अपना काम है
कर दिया तो वो वाणिज्यिक पशुधन, पशु को सेल करना है, जबकि चलवासी पशुधन पशु पर निर्भर रहकर अपनी जीविकोपार्जन या अपना जीवन निर्वाह करना तो चलवासी पशुचारण है। और जीविकोपार्जन, जीविका जीने के लिए कुछ अर्जन करना और वो पैसे अर्जन करना वाणिज्यिक है, क्योंकि वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार लाडले, व्यापार। आगे देखें हम, आगे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है चलवासी पशुचारण क्या है, जिसको हम देखते आ रहे हैं लेकिन कभी भूले नहीं, इस तरह से हम इसको देख रहे हैं। सबसे प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय राह है, कौन सा? ये तो बहुत छोटी सी और बहुत बेसिक सी बात है। सबसे प्राचीन जीवन निर्वाह राह है कौन सा? चलवासी। क्योंकि दो ही व्यवसाय होते हैं। आज पैसे लेके किसी चीज को बेचा जा रहा है, पहले पैसा था ही नहीं। पहले चलता था वस्तु विनिमय। क्या चलता था? वस्तु विनिमय। यानी कि आपके पास चाय है और मेरे पास शक्कर है, तो आप मुझे चाय दे दो, मैं आपको शक्कर दे देता हूं। आपके पास पेन है रेड वाला और मेरे पास ब्लू वाला है, तो मैंने आपको रेड पेन दिया और आपसे ब्लू पेन लिया। इस प्रकार से आदान प्रदान, वस्तु विनिमय क्या है? एक आदान प्रदान है, वस्तु का आदान प्रदान। तो सर ये तो आज भी चलता है, जिसको आज हम आयात निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, आयात निर्यात। तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया है कि पहले इसमें पैसा यूज नहीं होता था, चीज के बदले चीज। जैसे कि इराक ईरान हमें तेल दे देवे, पेट्रोल डीजल, और हम उनको यहां से क्या दे सकते हैं? भारत में सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है, मसाले। हम उनको मसाले दे देवे तो डॉलर का कोई मैटर ही नहीं है। वहां से एक टैंकर भर के पेट्रोल आया, यहां से हमने जो है एक पूरा ट्रक भर के उनको मसाले भेज दिए। वास्को डिगामा वाली फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि वास्को डिगामा 14 मई को लगभग 1400 ईस्वी के आसपास, 1498 के आसपास, मई के अंदर 1498 में कालीकट बंदरगाह जो केरल में पड़ता है, वहां से समुद्र के मार्ग से आया भारत के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज करने वाला वास्को डिगामा है। क्या उसने इस भारत को बनाया? क्या उसने इसको ढूंढा? उसने सिर्फ इस भूलैंड के बारे में बताया कि ये भारत है। भारत तो पहले से चला आ रहा था। जैसे कोलंबस ने क्या अमेरिका बनाया? नहीं, उसने सिर्फ खोज की थी। तो वहां से मसाले लेके गया और वहां 60 गुने दाम में बेचा। 60 गुने उसको मुनाफा मिला मसाले जो ले गए, यानी 1 रुपए का ले गया तो 60 रुपए का बेचा। और ये बात खबर रातों रात फैल गई। स्वीडिशों को पता चला, फ्रांसीसिस को पता चला, जर्मनीज को पता चला, और पुर्तगालियों को पहले ही पता चल चुका था, फिर लास्ट में अंग्रेजों को पता चला और सारे मसाले यहाँ पे आए। यानी भारत के पास मसालों की खदानें हैं, वो किसी देश को देते थे और वहां से दूसरा कुछ लेते थे। ये होता था आयात निर्यात। इसमें पैसा नहीं, चीज के बदले चीज है। कोई भी, आप भी इसको घरेलू टर्म से भी समझ सकते हैं। किसी के पास कुछ है और उससे आप कुछ और ले लेते हो तो वो वस्तु विनिमय है। पहले ये चला करता था, और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे प्राचीन जीवन निर्वाह है। और व्यक्ति क्या करता था? इसमें पशु का वस्तु विनिमय कर लेता था। यानी कि मैंने मुर्गी को मारा है और तूने हिरण को मारा है। मैं मुर्गी खा खा के बोर हो गया, तो तू ये मुर्गी ले और मुझे हिरण दे। क्या दे? हिरण। ये बात समझ में आ रही है आपके? यहाँ तक चलवासी पशुचारण की बात हम कर रहे हैं, जिसमें जीवन निर्वाह व्यवसाय राह है, जिसमें पशु चारक यानी पशु जो चराने वाला है, किसमें? चलवासी में। भोजन के लिए किस पर निर्भर है? देख चुके हैं हम, चलवासी पशु पर। वस्त्र के लिए किस पर निर्भर है? शरण के लिए, औजार के लिए और यातायात के लिए। देखो ये पांचों चीजें मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर। भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात। अब देखो, जैसे हिरण मारा, ठीक है, एक चीज और ले लेते हैं, कुछ भी, कोई भी जानवर इसने मारा, हिरण को मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अब हिरण जो है उसके मीट मांस को तो खाएगा मानव, चलवासी पशुचारण है। कैसे निर्भर रहा? किस पर रहा? भोजन किससे कर रहा है? हिरण से कर रहा है। दूसरा, हिरण की जो चमड़ी है उससे क्या बना लेता है? वस्त्र बना लेता है। और आधी चमड़ी बचा बचा के उससे क्या बना लेता है? अपना तंबू बना लेता है। तो भोजन पे भी किस पे निर्भर है? हिरण मतलब चलवासी पशु। फिर किस पर? वस्त्र पर। फिर अपना शरण यानी आवास कह सकते हैं। और फिर हथियार जो है उसकी हड्डियों से क्या बना लेता है? हथियार बना लेता है। और फिर यातायात यानी कि जो हिरण बचे हुए हैं उनको पकड़ के उनके ऊपर ट्रेवलिंग करना शुरू कर देता है, परिवहन करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? परिवहन करना शुरू कर देता है। तो ये सारे काम किस में आते हैं? चलवासी पशुचारण।
पशुओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए मानव अपना स्थान बदल देता है, यानी उनको कभी पर्वतीय मार्गों की तरफ ले जाता है, कभी उनको मैदानी मार्गों की तरफ ले जाता है। उसको यह लगता है कि जहां पशु को अच्छा भोजन मिलेगा, जहां वो हष्ट पुष्ट होंगे, यानी छोटे छोटे बकरियों के बच्चे हैं, उनको जितना हष्ट पुष्ट किया जाएगा उनसे उतना ही मीट बन पाएगा, उनसे उतना ही दूध बन पाएगा, क्योंकि उसको अपना भोजन किससे निकालना है? पशु से निकालना है। और इसकी तलाश में, किसकी तलाश में? पशुओं की तलाश में नहीं, पशु को मजबूती देने के लिए, उन्हें हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, पशु की भूख शांत करने के लिए। क्योंकि जब किसकी भूख शांत होगी? अगर पशु की भूख शांत होगी तो ही मानव की भूख शांत होगी। प्राथमिक व्यवसाय ये कहता है, तो दूर दूर तक चला जाता था उनको लेके। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पशु की आवश्यकता पूरी करने के लिए मानव अपना स्थान बदल देता था। आगे देखिए, इन पशुओं के लिए निश्चित चारागाह थे, कुछ स्थानों पर निश्चित चारागाह थे, फिक्स थे, और उन्हीं स्थानों पर वो उन्हें ले जाया करता था। लेकिन कभी कभी ये निश्चित नहीं हुआ करते थे, तो वो और क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाया करता था चलवासी पशुचारण में। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते थे, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अब कोई, जैसे कई जगह भालू पाला जाएगा, जैसे आप सीता माता अभ्यारण्य में जाओगे तो वहां आपको, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, वहां आप जाएंगे तो आपको उड़न गिलहरियां देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? उड़न गिलहरी जो होती है वो देखने को मिलेगी। अब आप जैसलमेर जाओगे तो वहां उड़न गिलहरियां तो देखने को नहीं मिलेगी आपको। जैसे आप बारह चल गए सोर सरन अभ्यारण्य के अंदर राजस्थान में, तो वहां आपको गोडावण देखने को मिलेगा, वहां आपको उड़न गिलहरियां देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आप चूरू राजस्थान के ताल छापर अभ्यारण्य में चले गए, वहां आपको काले हिरण देखने को मिलेंगे, काले काले हिरण जो आपने कभी नहीं देखे, वो आपको और क्षेत्र में जाओगे तो वहां देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप जोधपुर राजस्थान के माचिया सफारी पार्क चले गए तो वहां जो पशु देखने को मिलेंगे वो दूसरे वाले में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली बात होती है क्लाइमेट, दूसरा उनका परिवार पशु का वहां रहना चाहिए। यानी कि जितना अच्छा कुटुंब बनेगा, परिवार बनेगा, पशु भी परिवार को चाहते हैं। तो बताओ, मानव को चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए? संयुक्त रहना पसंद करते हैं पशु। जैसे कई जगह गौरैया चिड़िया मिलती है, कई जगह जैसे कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन राजस्थान में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। वो अगर हम यूपी जाएंगे तो वहां सारस देखने को ज्यादा मिलेगी राज्य पक्षी वहां का, और हम बिहार चले गए तो वहां पे जो है गौरैया पक्षी ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पशु जो होते हैं वहीं पाले जाते हैं जहां उनके क्षेत्र अनुकूल हो। और कुछ पशुओं की बात भी करेंगे, लेकिन ये तो मैंने भारत के कुछ क्षेत्रों की बात की। इसमें हम जो देखेंगे पशुचारण वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा। अफ्रीका में ये पाला जाता है, यामा कहाँ पाला जाता है। अब ना तो पशु समझ में आते हैं ना देश समझ में आता है, इसलिए कुछ लोकल उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं ताकि हमें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। आगे देखो, चलवासी पशुचारण के प्रमुख पशु और क्षेत्र, यानी प्रमुख पशु है कौन कौन से और क्षेत्र कौन से, इसकी बात करेंगे। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है? देखो, हमने 11वीं क्लास में इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे पैराशूटिंग लैंडिंग करके आए हैं तो उन्हें नहीं पता 11वीं में क्या पढ़ा। लेकिन मैं बता दूं, उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। और आपको पता है कालाहारा मरुस्थल का नाम सुना आपने? कालाहारा यह अफ्रीका में है, बहुत गर्म मरुस्थल है। अपने राजस्थान के जैसलमेर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। कालाहारी मरुस्थल यानी बहुत ही गर्म क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। अब इसको मैं उष्ण कटिबंधीय नहीं कहकर मैं इसको शीतोष्ण कह दूं तो ये नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, गर्म प्लस ठंडा, दोनों बराबर, गर्म प्लस ठंडा दोनों बराबर होता है। अब मैं इसको अति उष्ण कटिबंधीय कह दूं तो बहुत ज्यादा गर्म, इसको मैं निम्न उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह दूं तो थोड़ा सा गर्म, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय है और ये अफ्रीका का क्षेत्र है। ये कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल घास का मैदान है, घास का मैदान कहाँ है? ये अफ्रीका में। और इन घास के मैदानों के अंदर जो ज्यादा देखने को मिलती है गाय मिलती है, इसलिए इसका हस्बैंड भी यही मिलेगा जिसका नाम है श्रीमान बेलराम जी। क्या नाम है? श्रीमान बेलराम जी। तो गाय बैल देखने को कहाँ मिलते हैं? कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका का है, घास के मैदान है, वहां कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कालाहारी मरुस्थल में सिर्फ घास ही देखने को मिलेंगे, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत जड़ी बूटियां जो है देखने को मिलती है यहाँ पे, क्योंकि मरुस्थल जड़ी बूटियों का खजाना होता है। जैसे हम भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो बलूचिस्तान से लगा हुआ जो भारत है उसमें जैसलमेर जैसे राजस्थान के जो जिले हैं वो आ जाते हैं। तो जैसलमेर जो जिला है वहां पे एक सेवण घास होती है, सेवण, जिसे फॉग परफ्यूम बनता है।
एक वहां पे है टांटिया घास। तो ये घासें, क्योंकि मरुस्थल में जो होता है ना, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, इसी चीज को समझ रहे हैं। जहां ज्यादा गर्म क्षेत्र होगा वहां मरुस्थल होगा। मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब है, मरु यानी मिट्टी, मिट्टी का स्थल, मिट्टी का स्थल। मरुस्थल का मतलब क्या है, मिट्टी का स्थल। तो मिट्टी का जो स्थल होगा वहां जो मतलब पेड़ पौधे होंगे वो सिर्फ झाड़ियां नुमा होंगे। जहां ज्यादा गर्मी होगी पेड़ बड़े दिखाई नहीं देंगे, वहां सिर्फ कंटीले होंगे। कैसे होंगे, कांटेदार पौधे, कांटेदार या बोने पौधे होंगे, बोने पौधे। तो फिर बताओ, अफ्रीका के इस मैदानों में या राजस्थान के जैसलमेर में ऐसी घासें ही होगी। जैसलमेर में तो 22 किलोमीटर तक एक पट्टी बनी हुई है जिसको कहते हैं लाठी सीरीज। इसको क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। यहाँ सुगंधदार घास होती है जिससे अधिकतर परफ्यूम यहाँ से तैयार किए जाते हैं, इस घास से। जैसे फॉग परफ्यूम हुआ, मैंने बताया आपको, ये 22 किलोमीटर का क्षेत्र है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गर्मी वाले क्षेत्रों में जो झाड़ियां होती है वो कांटेदार होती है, और ऐसे में गाय बैल एडजस्ट कर लेते हैं। तो अफ्रीका के क्षेत्रों में क्या पाला जाएगा, गाय और बैल को पाला जाएगा। किस क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय जो अफ्रीका के क्षेत्र है वहां गाय बैल ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये सहारा, ये भी अफ्रीका का क्षेत्र ही है कुछ, एवं एशिया, यहाँ भेड़ बकरी और ऊंट देखने को मिलेंगे। अब भेड़ बकरी तो एक साथ आती है, जहां भी आती है, ऊंट इनकी निगरानी के लिए, ऐसे याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो गाय बैल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, गाय बैल है अफ्रीका में। लेकिन एशिया और सहारा जो क्षेत्र है वहां भेड़ बकरी और उनकी निगरानी के लिए कौन आया है, ऊंट आया है। साथ में याद करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, उष्ण कटिबंधीय जैसे ही कोई नींद में बोले आपको गाय बैल याद आ जाना चाहिए। सहारा प्लस एशिया जैसे ही कोई बोले तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, भेड़ आएगा तो बकरी आएगी, बकरी आएगा तो निगरानी के लिए ऊंट पे बैठ के हमें चलना पड़ेगा। सर ऐसे तो घोड़ा हो जाता है, ऊंट को भी तो ऐसे दौड़ा सकते हो आप, नहीं दौड़ा सकते हो क्या? ऊंट, कई लोग बाहर के जो है ना, मेरे हिसाब से यूपी बिहार की तरफ ऊंट कम होते हैं, हमारे राजस्थान में तो बहुत ऊंट होते हैं, खूब लंबे लंबे ऊंट होते हैं। और जो ऊंट का दूध है वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका दही बहुत कम बनाया जाता है, बनाया ही नहीं जाता है, ऐसे इस प्रकार से कहा जाता है। तो वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग ढला हुआ है यहाँ पे। उसका दूध सिर्फ पीने के लिए काम में लिया जा सकता है, कई दवाइयों में काम में लिया जाता है, भेड़ का भी। तो ये भेड़ बकरी ऊंट सारे कहाँ हैं, एशिया में है। और एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऊंट, और भारत में भी राजस्थान में। और ये देखो ये ऊंट लेके बैठा है, ये देखो श्रीमान कालू राम जी खुद यहाँ पे आए हैं ऊंट दिखाने के लिए आपको, कि बच्चों ये देख लो ऊंट ऐसा होता है। ऊंट 2 बार उठता है, पहले आगे से उठता ही हूं और फिर पहले पीछे से उठता ही हूं और फिर आगे से उठता है। ऊंट 2 बार उठता है, इसलिए जो भी बैठता है वो गिर जाता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। कभी भी ऊंट पे बैठे तो इस बात का ध्यान रखें कि ये 2 बार उठता है। पहले जब हम पढ़ा करते थे एक चैप्टर आता था, ऊंट 2 बार उठता है, ये सजगता के लिए, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के पुष्कर में इनका मेला लगता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा ऊँटों को आप एक साथ दे सकते हो। सफारी भी होती है वहाँ पे। सफारी मतलब ऊँट गाड़ी के पीछे एक छकड़ा जिसको कहते हैं, बैलगाड़ी के पीछे जैसे गाड़ी होती है वैसी ऊँट के पीछे गाड़ी होती है। तो ऊँट गाड़ी होती है, उसके ऊपर घुमाया जाता है, पर्दे लगे रहते हैं, बिल्कुल ऐसी नुमा बनाया हुआ रहता है उसको, है ना। उसके अंदर ऐसी नहीं होती है, गर्मी की लपटें तो वैसे आती है, लेकिन उसको ठंडा, थोड़ा सा पानी वानी छिड़क के उसको ठंडा बनाया हुआ रहता है। तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे। आप लोगों का शानदार रिजल्ट रह जाए ना 12th में, आप आना, मैं घुमाऊंगा आपको पुष्कर, बहुत शानदार चीजें हैं, देखना आप। तिब्बत एवं एंडीज, तिब्बत पर्वत है, आपको पता है, एंडीज भी पर्वत है। अब पर्वतों में योक और लामा, यानी ये नाम से ही लग रहा है। अब भेड़ बेचारी पर्वतों में कितने दिन रह पाएगी, ऊंट कितना रह पाएगा पर्वतों में, चढ़ ही नहीं पाएगा, इतना मोटा है। पहली योक और लामा ये जंगली भालू की तरह दिखते हैं। भालू, जंगली भालू जैसे होता है, भालू सबने देखा है। अब आ देखेंगे सर सुअर ही क्या भालू होता है, ऐसा नहीं है। योक व लामा जो है ये भालू की तरह दिखाई देते हैं। मैं कह दूं कि कुछ कुछ सुअर से मिलते जुलते होते हैं। यामा और योक जो है ये तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्कटिक एवं उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव का क्या मतलब है, देखो हम जब ग्लोब पढ़ते हैं, यहां छोटा सा बना देते हैं आपको समझ में आ जाए। ये ग्लोब, ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है ध्रुव, यानी पोलर, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव, पोलर जिसे हम कह सकते हैं।
ये जो इसका ये उत्तरी ध्रुव जो है यहां पे रेडियार देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रेडियार। तो आर्कटिक एवं उत्तरी ध्रुव में क्या मिलेगा आपको, यानी इस क्षेत्र में रेडियार मिलेगा। पूरे विश्व में उष्ण और कटिबंधीय क्षेत्र में, गर्म वाले क्षेत्रों में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय बैल देखने को मिले। क्या देखने को मिले? अफ्रीका वाले क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही हमने एशिया की बात की, भेड़ आया तो बकरी आई, निगरानी के लिए ऊंट आया। और जैसे ही हमने तिब्बत और एंडीज की बात की तो सुअर गिद्धड़ों से मिलते कुछ जानवर आए जिसका नाम है योक और लामा। ये आपको याद हो गया। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रेडियार। ये उत्तरी ध्रुव की बात हम कर रहे हैं तो रेडियार की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेडियार वही जानवर है या फिर वही पशु है जो सलेज गाड़ी को खींचा करता है। जम्मू में देखने को मिल जाते हैं ये सलेज गाड़ी। आजकल तो विक्टर गाड़ियों का अमेरिका के सहयोग से काम में लिया जा रहा है यहां से, लेकिन सलेज गाड़ी क्या होती है? ये रेडियार और कुत्ते जो होते हैं, यहाँ पे कुत्ते भी मिलते हैं जहाँ रेडियार मिलते हैं, तो रेडियार और कुत्ते के पीछे ये गाड़ी बंधी हुई रहती है। अब रेडियार और कुत्ते दौड़ते रहते हैं बर्फ में, गाड़ी पीछे चलती रहती है। बर्फ में दौड़ने वाली गाड़ी होती है सलेज गाड़ी, और उसको खींचने का काम करता है रेडियार। ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलता है। फिर सवाल ये आता है सर आप कह रहे हो जम्मू में मिल जाते हैं, मतलब कुछ चीजें दूसरे स्थानों में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कहाँ है मायना वो रखता है। तो ज्यादा कहाँ मिलते हैं? ये ध्रुवीय प्रदेशों में। आगे अगर हम देखें तो 3 मुख्य क्षेत्र है किस चीज के? पशुचारण के। कौन से के? चलवासी पशुचारण के। ये 3 मुख्य क्षेत्र किसके हैं? चलवासी पशु चारण के। किसके हैं भाई? चलवासी पशुचारण के। ये 3 मुख्य क्षेत्र है। एक तो उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तक। कहां से? उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तक। जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, वैसे अरब देश जो है उसका भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र होगा। तो अफ्रीका से लेकर अरब तक, यानी आपको ए स्क्वायर याद रखना है। क्या याद रखना है? अरब से अफ्रीका या अफ्रीका से अरब, ये उत्तरी प्रायद्वीप सब छोड़ देना। यानी कि चलवासी पशुचरण कहां पाया जाता है? तो पहला तो आपको ए स्क्वायर याद रखना है। दूसरा, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में। कहां पाया जाता है? यूरोप तथा एशिया के। तो टुंड्रा प्रदेश एशिया और यूरोप में ही है, तो इसको यूरोप और एशिया नहीं लिख के हम इसको लिख सकते हैं यूरेशिया। ये दोनों पहले एक थे, यूरोप और एशिया, तो इसको हम यूरेशिया लिख सकते हैं। यूरेशिया, तो 2 नंबर पे आप यू लिख दो, आपको अपने आप ही यूरेशिया याद आ जाएगा और टुंड्रा भी याद आ जाएगा, आसानी से याद हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध ये पूरा वर्ल्ड है, और इसका ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, और यह है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, थोड़ा सही नहीं लिखा गया। दक्षिणी गोला, ये पूरा गोला है और इस गोले को आधा आधा कर दो। ये भाई आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि पूरा गोला है ये, और इस गोले को जैसे ही हमने आधा आधा किया, पेन हमने यहां से लिया, फिर भी चल नहीं रहा है पेन, ये लो साहब, ये गोला हमने आधा आधा किया, तो ये इधर वाला जो क्षेत्र है पूरा ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये अक्षांश है आडी जो मैं खींच रहा हूं, ये जितनी भी आडी रेखाएं मैं खींच रहा हूं क्या है? अक्षांश है, और जितनी भी खड़ी खींची हुई है देशांतर है। समझ गए? अब इसमें ये बीच की जो लाइन थी, ये बीच वाली, मैं ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी बना रहा हूं, लेकिन आप याद रखें ये इस गोले को आधा आधा कर देती है, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दक्षिणी गोलार्ध ये वाला है, और अफ्रीका व मेडागास्कर तो द्वीप है। आपको पता है मेडागास्कर क्या है? द्वीप है। इस द्वीप में और इन क्षेत्रों में भी ये क्षेत्र यानी कि ये पशु देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आप सिर्फ एम याद रखना, मेडागास्कर, बस, यानी ए स्क्वायर यू एम, बस हो गया अपना काम। यह है चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। ए स्क्वायर का मतलब अफ्रीका और अरब, यू का मतलब यूरोप, और यूरेशिया बोलेंगे तो इसको यूरोप और एशिया दोनों आ जाएंगे। यू का मतलब यूरेशिया, एम का मतलब मेडागास्कर। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या याद रखना है? ए स्क्वायर यू एम चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है। क्या है?
चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। तो 3 मुख्य क्षेत्र की बात हमने इसमें की है। हमने चलवासी पशुचारण की बात जब की थी उसमें सबसे पहले हमने पशुचारण की बात की कि पशुचारण में पशु को पाला जाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो वाणिज्यिक होगा या फिर वो चलवासी होगा। तो चलवासी को हमने डिटेल से पढ़ना शुरू किया। चलवासी पशुचारण वो पशुचारण है जिसमें मनुष्य भोजन को, वस्त्र को, आवास को, यातायात को, परिवहन को, सब चीजों पर जो है पशु पर ही निर्भर रहता है, वो चलवासी पशुचारण है। और इसके क्षेत्रों की बात हम करें तो इसके क्षेत्र ये होते हैं, लेकिन इससे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने देखा। तो योक और लामा कहाँ पाया जाएगा, गाय और बैल कहाँ पाई जाएगी, भेड़ बकरी और ऊंट कहाँ पाया जाएगा, ये सारी चीजें, रेडियार कहाँ पाया जाएगा, ठंडे प्रदेशों में, ध्रुव के क्षेत्रों में, ये चीजें हमने देखी। तो ये चीजें जो है चलवासी पशुचारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चारागाहों में इनका निवास ऋतु प्रवास कहलाता है। चारागाह जो होते हैं, चारागाह मतलब देखो ये जो स्थान है इसमें घास उगी हुई है, ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है, घास है। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, चारागाह, क्योंकि पशु चरेगा कहां, पशु खाना कहां खाएगा, इसमें पशु भोजन कहां करता है, चारागाह के अंदर। किसके अंदर, चारागाह। लेकिन ये जो व्यक्ति यहां खड़ा है और बहुत ही सुंदर है, हाथ में इसके लाठी है, ये जिन पशुओं का ध्यान रख रहा है ये कहलाता है, ये चारागाह कहलाता है, ये कहलाता है चारावाह। चारावाह यानी पशुओं को चराने वाला, पशुओं को चराने वाला क्या कहलाता है, चारावाह। तो 2 चीज होती है, एक तो होती है चारागाह, चारागाह तो वो स्थान है जहां पशु चरते हैं, खाना खाते हैं, और चारावाह वे व्यक्ति है जो इनको चराता है। तो यह नाम आया है चारागाह में इनका निवास, यानी इस स्थान के अंदर खाते खाते ही पशु अगर सो जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं तो ये इनका ऋतु प्रवास कहलाता है। बहुत छोटी सी चीज है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गई। तो ऋतु प्रवास क्या होता है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। आगे देखिए, पशुचारक समतल तथा स्थल की तलाश में लंबी दूरी तय कर लेता है। पशुचारक देखो ये चारागाह जो है उसके लिए प्रयोग हुआ है। ये ऐसे स्थान की तलाश के लिए कभी पर्वतों में चला जाता है, कभी मैदानों में चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसे समतल स्थान भी चाहिए और इसके लिए वो लंबी दूरी तय कर लेता है, पर्वतों को पार करके समतल की ओर भी बढ़ जाता है। ये स्थानांतरित कृषि करने वाले भागों में भी जाते हैं। स्थानांतरित कृषि करने वाले भागों का मतलब क्या है, मैंने कहा ना पहाड़ों को पार करके समतल में, जैसे ये एक पहाड़ है, स्थानांतरित कृषि मैंने आपको बता रखी है, यहाँ सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रखी है वो पीछे के लेक्चर को जरूर देखें। ये एक पहाड़ है, स्थानांतरित कृषि क्या है, शॉर्ट तरीके से, स्वीट तरीके से समझते हैं, ऐसे ही समझ लो, नॉर्मल तरीके से लिखते करते हैं तो बहुत टाइम चला जाता है। मतलब एक पहाड़ है, फिर दूसरा पहाड़ है, फिर तीसरा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर तो खेती करेंगे तो पेड़ पौधे हैं, तो पहले जो जनजाति के लोग होते हैं, जंगल के जो लोग होते हैं, जो जंगलों में जो लोग रहते हैं, एक पहाड़ को चुनेंगे, इस पहाड़ पे जितने भी पेड़ पौधे यहाँ हैं उन सबको काटेंगे, फिर उनको जलाएंगे, पहले काटेंगे फिर इनको जलाएंगे, फिर इनकी जो राख होगी उसको यहाँ बिछा देते हैं और फिर यहाँ खेती कर देते हैं। लेकिन 6 महीने बाद ये भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, दोबारा फसल नहीं होती, तो ये सारे घर के सदस्य जो होते हैं दूसरे वाले पहाड़ पे चले जाते हैं। यहाँ सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं सबको काटेंगे, सबको जलाएंगे, राख बनाएंगे, फिर बिछाएंगे और क्या हो जाएगा, फिर खेती करेंगे। 6 महीने बाद अगले पे चले जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया वहां अपनाएंगे, जितनी भी वनस्पति काटेंगे, जलाएंगे, राख करेंगे और क्या कर देंगे, खेती कर लेंगे। तो ये जो खाली हो रहे हैं क्षेत्र, इनके अंदर कौन चला जाएगा, पशुचारक। और ये जो स्थान खाली हो रहे हैं इसे कितना स्थान बदलेंगे, ये पशुचारक भी बदलता रहेगा। लेकिन 18 महीने बाद, देखो यहाँ 6 महीने की, फिर 12 महीने हुए जब यहाँ था, फिर 18 महीने यहाँ, 6-6 महीने का गैप आ रहा है, फिर 18 महीने जैसे होंगे ये वापस यहाँ आ जाएगा, जब तक यहाँ वनस्पति फिर आ जाएगी। ये भूमि अनउपजाऊ वाली जो थी ये वापस उपजाऊ में बदल जाएगी और पशुचारण का भी काम हो जाएगा। चारागाह जो है वो भी मिल जाएगा, चारागाह को चारागाह भी मिल जाएगा, चारागाह को चारागाह भी मिल जाएगा, ये क्योंकि इन पहाड़ों के बीच में समतल स्थान है, इसीलिए कहा गया है कि चारागाह पर्वतीय मैदानों और समतल मैदानों की तरफ भागता रहता है और ढूंढता रहता है। तो तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। स्थानांतरित कृषि आपको समझ में आएगी, ये एक टॉपिक है।
वाले भागों में जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में पशु चारक कौन कौन से होते हैं? ये गुज्जर है, अपने वाले देवनारायण की पूजा करने वाले गुर्जर नहीं है, ये गुज्जर जाति है जो जंगलों में रहती है। गद्दी जाति है, बकरवाल जाति है और भूटिया जाति है। ये वो जातियां हैं जो हिमालय में पशु चराया करती है। क्या चराया करती है? पशु चराया करती है। तो बकरवाल, भूटिया, गद्दी, गुज्जर, ये सब वो जातियां हैं जो क्या करती है? पशुचारण करती है। कोई भी जाति हो सकती है पशुचारण में, लेकिन 4 के नाम आपको याद रखना है। एक तो बी स्क्वायर से 2 याद हो जाती है और जी स्क्वायर से 2 याद हो जाती है। तो इसको सीधा बी जी स्क्वायर कर दूं मैं, बी जी स्क्वायर, यानी भूटिया और बकरवाल, यानी 2 हो गए बी पर, और जी पर गद्दी और गुज्जर। यह आसानी से याद हो जाता है बी जी स्क्वायर। क्या याद हो जाता है? बी जी स्क्वायर। तो ये चैप्टर आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से हमने समझा, एक एक चीज को जाना, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया। लाइक आप करते ही हैं, शेयर आप करते ही हैं, लेकिन लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का चैनल है उसको भी आपको ज्वाइन करना है। अपने कमजोर विद्यार्थी, अपने कमजोर भाई जो है उन तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाना है। यह आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेक्चर पूरा देखते हो तो कमेंट जरूर किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।